नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्धार्थ आज फिर लेकर आया हूं संविधान को। और जैसा कि हम बात करते हैं कि किसी भी तथ्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़नी जरूरी होती है। जैसे हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में हम पहले संवैधानिक यात्रा यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय संविधान सभा, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, इलेक्शन की जो प्रणालियां हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल प्रणालियां, इन सब पर प्रकाश डालेंगे। तो हमारी जो यात्रा है वो धीरे धीरे चलेगी। जैसे कबीर दास ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आए फल होगा, धीरे धीरे हम संविधान पढ़ते जाएंगे। जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल का चैन चुराना। तो धीरे धीरे से क्या होगा, हम संविधान पढ़ेंगे। शाहरुख खान का भी आपने सुना होगा कि होले होले से हवा लगती है। तो यहाँ पर हम होले होले से क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, देखो संविधान पढ़ने से पहले प्रस्तावना पढ़नी जरूरी है। किसी भी आप देख लो, किसी भी फैक्ट्स का, किसी भी चीज का, बुक का, अगर अंदर की बातें जाननी है तो सबसे पहले किस पर प्रकाश डालते हैं, प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको एक नाम उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और यहीं से उद्देशिका निकली। तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना का एक नाम क्या है, इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रीएमेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीएमेबल कहा जाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के से ली गई है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि कहां से ली गई है। तो उद्यर्थ जो है वो कहां से है, अमेरिका के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से इसको हमने लिया गया है। लेकिन इसकी जो भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया की है। संविधान की प्रस्तावना जो ग्रहण की गई है, यानी जहां से हमने लिया है कि भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए, तो अमेरिका से है। लेकिन उसकी जो भाषा है, जैसा अब आप आगे पढ़ोगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एकता और बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये भाषा भारतीय संविधान की प्रस्तावना की है। इसमें कहीं गलती भी हो सकती है, कोई शब्द नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन जो ये छाप है, जो ये भाषा है, वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो इसमें एक 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन हुआ 1976 में। कब हुआ, 1976 में। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, मिनी संविधान या इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके ठीक बाद नागरिकों के आदर्शों को बनाए रखने के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय को सुदृढ़ करने के लिए हमें मौलिक कर्तव्यों की भी आवश्यकता महसूस हुई और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया, जिसमें हमने 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े। पहला शब्द क्या था? समाजवादी। पहला शब्द क्या था? समाजवादी। दूसरा शब्द इसमें क्या था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो शब्द था इसमें वो अखंडता था। ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अब धीरे धीरे हम बात करते हैं यहां पर कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कैसे विस्तृत रूप है, एक एक शब्दों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला ही जो शब्द है जब आप पढ़ोगे तो इसमें है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कौन हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के लोग मतलब जनता। और आप यहां पर चाहे लोकसभा का चुनाव देख लो, चाहे विधानसभा का चुनाव देख लो, चाहे पंचायत स्तर के चुनाव देख लो, और चाहे बड़े स्तर के भी चुनाव देख लो, आप उपराष्ट्रपति का देख लो, राष्ट्रपति का देख लो, आप चाहे एमएलसी का देख लो, उसमें भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी ही होती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां पर वोट डालते हैं। इसलिए भारत में कैसा शासन होना चाहिए? लोकतंत्र का शासन होना चाहिए। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, लोगों का शासन। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा कि जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यहां पर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्दों की बात करेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि पहला ही शब्द आया इसमें हम भारत के लोग। तो इसमें अगला जो शब्द आया समाजवादी, समाजवादी। दूसरा शब्द आया पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द आया इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे इसमें आया अखंडता और इसमें बात की गई स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की, जो हमने कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से। ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से। इसमें आगे हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और ये हमने कहां से लिया है? रूस की क्रांति से। रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहला ही जो शब्द आया वो समाजवादी आया। समाजवादी एक विचारधारा है। सरकार का पहला ही लक्षण क्या होना चाहिए कि समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया विकास। कोई भी योजना आप देख लो, उसमें कोई भी योजना होती है उसमें सबसे पहले टॉप और उसके बाद होता है बॉटम। ऐसे होता है क्या? नहीं। समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में कोई भी योजना चलेगी, वो समाज का पहला निम्न वर्ग होगा, समाज का जो वंचित वर्ग है। चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात कर लो, चाहे आप उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चली, उजाला योजना, उजाला योजना, चाहे आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम
कब चला था? 10 सितंबर 2013 को। खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी 10 सितंबर 2013 को चला। और कोई भी योजना, चाहे मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार कल्याण योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उत्थान योजना हो, कोई भी योजना जो हरियाणा में चल रही है, उसमें समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया विकास होता है। और इस विकास को हम समावेशी विकास भी कहते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसकी बात करती है? समाजवादी की बात करती है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होती है जहां पर सरकार का पूर्ण रूप से क्या होता है? नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किसके हाथ में होता है? बाजार पर वो होता है सरकार का। उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं ये। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहां पर पंथ निरपेक्ष की। तो पंथ निरपेक्ष में हम बात कर रहे हैं नास्तिक राज्य। एक होता है नास्तिक राज्य, एक होता है सैद्धांतिक राज्य, और एक होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। नास्तिक जो सभी धर्मों का विरोध करता हो, किसी भी धर्म को न मानता हो, सभी धर्मों का विरोध करता हो, नास्तिक है। एक ऐसा राज्य है जिसका कोई एक धर्म हो। श्रीलंका, श्रीलंका का क्या है? श्रीलंका का एक धर्म है, श्रीलंका का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं वो कहां पर हैं? श्रीलंका में हैं। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, वो राज्य जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, वो राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका क्या करता हो। आप देखते होंगे कि ईद पर अगर छुट्टी होगी तो दिवाली पर भी छुट्टी होगी, क्रिसमस पर भी छुट्टी होगी। और सभी धर्मों को समान लेकर चलने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो वो कौन सा है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। मतलब क्या है कि अगर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को उत्थान करने की बात कही गई है तो मुसलमानों को भी हज करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, और ईसाइयों को भी अल्पसंख्यकों के आधार पर सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो इसलिए इंडिया क्या है? सेक्युलर राष्ट्र है जो धर्म के मामले में तटस्थ हो और सभी धर्मों का सम्मान करता हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या? देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का कोई भी मामला हो, आंतरिक मामला हो चाहे विदेशी मामला हो, उसमें कोई बाहरी शक्ति क्या नहीं करेगी? हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत अपने मामलों में अपने आप स्वयं निर्णय लेने का अधिकारी होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के साथ हुआ था, तो इससे पहले भी ये संशोधन क्या था? पेंडिंग में था। तो भारत का जब मन किया, कोई भी बाहरी विदेशी शक्ति भारत पर क्या नहीं कर सकती? कोई चीज थोप नहीं सकती। भारत अपने मामलों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है, चाहे वो आंतरिक मामले हों चाहे विदेशी मामले हों, और उसको कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद हम बात कर रहे थे अखंडता की। भारत तेरे टुकड़े नहीं होंगे। अगर कोई कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जैसा आपने देखा होगा जेएनयू में कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। तो ऐसा अगर कोई करेगा, भारत को तोड़ने की बात करेगा, पंजाबी अगर खालिस्तान की मांग करेंगे, देश के अंदर कोई नया देश बनाने की मांग करेंगे और भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की बात करेंगे, जैसा कहा भी गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, तो उन पर फिर अलग राष्ट्रद्रोह राजद्रोह लगाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा यूएपीए एक एक्ट होता है। कौन सा होता है? यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एंड प्रिवेंशन एक्ट, रासुका के एक्ट, पोटा के एक्ट, मीसा के एक्ट, ये जितने भी एक्ट हैं, यूपी कोका, उत्तर प्रदेश क्राइम एंड कंट्रोल एक्ट, तो बाबा बैठा है भाई, कुछ भी कर सकता है। मकोका महाराष्ट्र में, मैं तो कह रहा हूं बाबा को रक्षा मंत्री बना दो। चीन का भी सुपड़ा साहब, पाकिस्तान का भी सुपड़ा साहब, बाबा ने काम ऐसे कर दिया। एनसीआरबी का एक दिन डेटा पढ़ रहा था कि एनकाउंटर करा दिए
अभी मैं कल परसों खबर पढ़ रहा था कि एक बाबा के द्वारा एक ऑपरेशन लंगड़ा कार्यक्रम चलाया गया। मैं सोच रहा हूँ लंगड़ा एक आम की किस्म है, तो लंगड़ा उत्पादन की वृद्धि के लिए कोई प्रोग्राम चलाया होगा। बाद में जब पढ़ा कि अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उनको लंगड़ा कर दो, ऐसा किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया। तो इसका मतलब है कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे, भारत एक अखंड भारत है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता, आर्टिकल जब आप 19 पढ़ते हो, आर्टिकल 19 में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, किसी जगह में निवास करने की स्वतंत्रता और हालांकि निंद्रा लेने की भी स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता। आप सोच रहे होंगे क्या बता दिया, हमें तो अपने अधिकार पता ही नहीं थे, अब हम क्या करेंगे? निंद्रा पूर्ण रूप से लेंगे, आराम से सोएंगे, क्योंकि हमें क्या है? निंद्रा लेने की स्वतंत्रता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, पासपोर्ट रखने की स्वतंत्रता, स्वच्छ प्राण वायु लेने की स्वतंत्रता, सब स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने हमको प्रदान की है। आर्टिकल किसके तहत? 19, 20, 21, ये सब हमें स्वतंत्रता। और उसके बाद समता। समता आर्टिकल जब आप पढ़ोगे 14, 15, 16, 17, 18, ये समता की बात करती है। 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, राइट टू इक्वलिटी लॉ, सबके लिए एक जैसा कानून, समानता की बात करता है भारतीय संविधान। 15 राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, रंग के आधार पर क्या नहीं करेगा? किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, रंग के आधार पे। देख काका ने लिख दिया कि काले जे लिबास दी सकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग, तो वो अलग बात है, लेकिन राज्य नहीं करेगा। उसके बाद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत, कोई अस्पृश्यता करता है तो उसके लिए एक एक्ट है एट्रोसिटीज एक्ट। 18 उपाधियों का अंत, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि समता और बंधुत्व, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जैसा आपने पढ़ा होगा कि जब गांधी जी के कहने पर सब चल पड़ते थे, सब, कोई भी किसी भी कौम का होता था कि हिंदू चल पड़े, मुसलमान चल पड़े, सिख चल पड़े, पठान चल पड़े, कदमों में तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यहां पर बात किसकी हो रही है? बंधुत्व की हो रही है। और ये कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की, और ये हमने रूस की क्रांति से लिया है। कहां से लिया है? रूस की क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो न्याय की हम बात करें, अगर किसी भी राष्ट्र में न्याय नहीं होगा तो वह राष्ट्र गूंगा और बहरा हो जाएगा, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाला अगर कहीं काम हो जाता है तो वो राष्ट्र क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है। यहां पर राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है, यहां पर सामाजिक न्याय की भी बात की गई है, और यहां पर आर्थिक न्याय की भी बात की गई है। राजनीतिक न्याय, एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। और 61वें संविधान संशोधन के आधार पर जो मतदाता है उसकी उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। मैं फिर कह रहा हूं कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। राजनीतिक न्याय में साफ तौर पर लिख दिया गया कि कोई भी समाज का व्यक्ति हो उसको वोट डालने का, मत देने का अधिकार होगा, ये आजादी नहीं छीन सकता। यहां पर वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है कि राजा का बेटा राजा। यहां क्या होगा कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति, आप देख सकते हो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और अखबार बेचने वाला भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर राजनीतिक न्याय की बात कही गई है।
उसके बाद सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मैंने फिर बताया, समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया विकास और कमजोर वर्गों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाना। जैसे मनरेगा प्रोग्राम था, तो मनरेगा प्रोग्राम में बहुत से किसको ध्यान रखा गया? मनरेगा प्रोग्राम में कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर बात की गई। ये मैंने पहले भी बताया था समाजवादी में कि समाज का अगर निम्न वर्ग खुश होगा तो उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? विकसित की तरफ चली जाएगी। ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आता है आर्थिक न्याय। जैसे आप 4 प्रकार के पुरुषार्थ पढ़ते हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में दूसरा है अर्थ, पैसे कमाने की आजादी। मैंने पहले भी कहा है कि मनरेगा जो प्रोग्राम आया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 में, उसके तहत 2 फरवरी 2006 को एक एक्ट बना। कौन सा? नरेगा। और उसी का नाम क्या बदल कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा। यानी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली गांव से शुरू हुआ था। मजदूरों को पैसे कमाने की आजादी। राज्य ऐसा नहीं करेगा कि किसी भी वर्ग से क्या कर ले, पैसे कमाने का जो अधिकार है उनसे छीन ले। आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करेगा, उनके लिए रोजगार के अवसर करेगा, पैसे कमाने के संसाधन देगा, अर्थ कमाने का उनको आजादी देगा। ये आर्थिक न्याय की बात कौन करता है? भारतीय संविधान करता है। आगे हम बात करते हैं यहां पर, इसी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपने पढ़ लिया राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। तो मैंने आपको इसमें बताया कि 26 नवंबर 1949 तो संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर। हालांकि हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को। लेकिन 26 जनवरी को मनाने का क्या कारण था? क्योंकि 1930 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला वहां पर तिरंगा फहरा दिया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन भारतीय जो संविधान है वो तो 26 नवंबर को बन गया था, तो इसलिए 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के कुछ केसों की। तो एक केस था बेरूबाड़ी केस और एक था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आया 1973 में और ये आया 1960 में। दोनों केस में क्या कहा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है? क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना का बना रहना जरूरी है? तो पहला बेरूबारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही नहीं है, इसलिए यह इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरूबारी केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खांसी होगी भाई। कदू मिलूगी निजात फोकी फोकी खंग तो, काले जे लिबास दी सकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। वो मुझे याद आ गया। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बेरूबाड़ी केस में कहा गया। लेकिन इसमें कहा गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है और इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। संशोधन क्या किया जा सकता है? इसमें संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन मैंने आपको बताया भी, किया भी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए। लेकिन इसमें एक बात और लिखी कि मूल ढांचे को छोड़कर
मूल ढांचे को छोड़कर। मतलब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर को बनी थी वो जो कि तो रहनी चाहिए, उसमें से कोई कुछ भी डिलीट नहीं होगा। आप उसमें चीज ऐड कर सकते हो, उससे डिलीट नहीं कर सकते। मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हमने केशवानंद भारती केस 1973 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़े? 1976 में जोड़े। आशा करता हूं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मैंने आपको बताया कि ये उद्देशिका है। 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव से निकली उद्देशिका कहा जाता है। ये ली गई है अमेरिका से ली गई है। इस पर भाषा ऑस्ट्रेलिया की है। इसमें लोकतंत्र की बात की गई है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके 2 केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक बेरूबाड़ी केस और केशवानंद केस। और इसके बीच के जो पार्ट हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से, और जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा है वो हमने कहां से ली है? वो हमने रूस की क्रांति से ली है। लेकिन यहां पर कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के कुछ कथन पूछ लेता है। तो कथनों पर हम प्रकाश डाल लेते हैं कि किसने संविधान के बारे में क्या कहा, किस व्यक्ति ने संविधान के बारे में क्या कहा। हालांकि बहुत से ऐसे अलग अलग कथन है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कथन। पहला है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। तो ये किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने कहा। जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें आप 5 प्रकार की रिट पढ़ते हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट आप उसमें पढ़ते हो। तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा। लेकिन ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। दूसरा, जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। क्या है? कुंजी है। और ये किसने कहा? कैसे कुंजी और कैसे? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। दूसरा जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। और ये किसने कहा? पालकी वाला। किसने कहा? पालकी वाला। पैसे पालकी वाला और पैसे परिचय पत्र। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये संविधान के नोट है। अर्नेस्ट बर्कर ने कहा। अर्नेस्ट बर्कर ने। और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने कहा। तो ये कुछ नहीं, ठाकुर दास भार्गव ने नहीं कहा। ये ठाकुर दास भार्गव ने तो क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये कहा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने कहा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो हमने अभी देखा, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आपको प्रस्तावना की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी अनुरूप के तहत मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।